इस लेक्चर में हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। कल हमने बल्कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक ग्राफिक और दूसरा डिज़ाइन। तो ग्राफिक के कुछ हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे थे। ग्राफिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स ये थे, ठीक है। कौन कौन से? लाइन, कलर, शेप, टेक्सचर, स्पेस, फॉर्म और टाइपोलॉजी। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही है। तो लाइन सबसे पहले। लाइन तो बाज़ाहिर हमें एक बहुत मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन को ही यूज़ करके हम बहुत से डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे आपको पिक्चर में सामने नज़र भी आ रही हैं। ये कैन बी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन भी हो सकती है, कर्व में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कर्व में लाइन नहीं है, लेकिन लाइन कर्व में भी हो सकती है। और फिर उसकी थिकनेस के हिसाब से वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये थिन है, ये उससे थिक है, ये उससे थिक है। अच्छा, फिर ये थिक या थिन भी हो सकती है। सॉलिड, सॉलिड या सॉलिड का मतलब क्या होता है? सख्त से क्या मुराद है यहाँ पे? सॉलिड होता है कि वो चीज़ जो जो अंदर से भरी हुई हो, फुल हो, जो यानी उसमें उसका कलर सॉलिड हो, उसके पीछे से हम देख ना सकें। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसके उसमें गैप ना हो, किसी जगह पे गैप ना हो। ठीक है। ये जैसे सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, लेकिन ये लाइन सॉलिड नहीं है, इसके बीच में गैप है। ये लाइन भी सॉलिड नहीं है, इसके बीच में भी गैप्स हैं। ठीक है। तो ये सॉलिड लाइन है। पहली तीन लाइनें जो है सॉलिड लाइन है। और डैश्ड लाइन भी हो सकती है। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन भी हो सकते हैं, और हम मुख्तलिफ तरह की शेप्स को कंबाइन करके भी लाइन बना सकते हैं। जैसे इसमें आप देखें, इसको आप कह सकते हैं कि ये सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये शेप्स हैं, लेकिन हमने इनको एक लाइन में रख के इसको लाइन बना दिया है। ये अब हमें लाइन नज़र आ रही है। सही है। तो लाइन को यूज़ किस मकसद के लिए किया जा सकता है? किस मकसद के लिए किया जाता है डिज़ाइनिंग में? स्ट्रक्चर की कंपोजिशन में, मतलब हमारी जो कंपोजिशन है, हम जो कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। मिसाल के तौर पे हम कोई लिख रहे हैं कोई चीज़, हम उसका बॉर्डर बनाते हैं, वो बेसिकली लाइन होती है। ठीक है, उसका जो हम बॉर्डर बनाते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन को फ्रेम करने के लिए, ये आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी, वो हम उसमें देखते हैं। इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंफॉर्मेशन हमने दी हुई है लेकिन हम लाइन का इस्तेमाल ना करें तो वो आपस में मिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को और रीडेबल बनाने के लिए, उसको सेंसेबल बनाने के लिए डिज़ाइन को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर हायरार्की मैंने बताया था, तरतीब, चीज़ों को तरतीब देने के लिए। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है। और फिर डिज़ाइन में अगर हम ये चाह रहे हों कि देखने वाले बंदे को देखने वाला बंदा कौन सी चीज़ पहले देखे, ठीक है, उसको भी हम बाज़ औक़ात लाइन में इन लाइन कर देते हैं। ठीक है, ताकि बंदे की नज़र उस पर जाके पड़े, जो देखने वाला बंदा है, व्यूअर, उसकी नज़र उस पर पड़े। इसकी कुछ मिसालें आप देखें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब इस लाइन की वजह से ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। हो सकता है अगर ये लाइन ना होती तो ये इतना हमें अच्छा ना लगता। इसमें इंफॉर्मेशन को फ्रेम किया गया है टू, जो हमारी कंपोजिशन है, जो हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको हमने एक फ्रेम बना दिया है। और ये जो फ्रेम है, ये लाइन है, बाय थिन लाइन है, उसके आगे थिक लाइन है। ठीक है, तो ये भी लाइन है। ये अलग बात है कि ये लाइन आपस में कंबाइन होके स्केयर बना रही है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये आपस में स्केयर बना रही है, लेकिन है तो लाइन। इसी तरह बीच में एक लाइन है, ये इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर रही है। ठीक है, दो तरह की इंफॉर्मेशन है, उसको डिवाइड कर रही है। यहाँ भी आप देखें,
एक लाइन है, ये जो आपको डार्क लाइन और बहुत ज़्यादा थिक लाइन नज़र आ रही है, ये भी तो लाइन है बेसिकली, हमें एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है लेकिन ये भी लाइन है। और फिर ये एक लाइन जिसने मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ आप कह लें पॉइंट्स को आप सेपरेट किया है, उनको डिवाइड किया है इंफॉर्मेशन को। तो ये डिज़ाइंस हैं, लेकिन इसमें लाइन का यूज़ हुआ हुआ है, टेक्स्ट है और लाइन है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये देखें आपको ये कितना अच्छा डिज़ाइन है पहला वाला। यही चीज़ अगर हमें कोई आदमी एक सेंटेंस दे दे, ये दो सेंटेंसेस हैं, इट्स नॉट अबाउट आइडियाज़, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज़ हैपन। दो दो छोटे छोटे जुमले हैं। तो अगर कोई हमें ये दे दे कि वो कहे कि ये मुझे ना अच्छे से डिज़ाइन में लिख के दिखाओ, तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये आप देखें सिर्फ टेक्स्ट और लाइन है बस, और इसमें कुछ भी नहीं। इसी तरह ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है, ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है, तो ये लाइन का काम है सारा। इसी तरह अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स डिज़ाइन आ गया, इसमें बहुत सी लाइंस यूज़ हुई हुई हैं। ऊपर ये एक इंफॉर्मेशन, ये आप कह लें कि कुछ इंफॉर्मेशन को हमने ऊपर अलग से रखा हुआ है हीडर में या हेडर में। और फिर यहाँ पे ये जो पिक्चर है बंदे की, इसको भी हमने इसका बॉर्डर शो करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर शो करने के लिए हमने इसको एक कैसे कहते हैं, ये जो इसके बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये भी लाइन है, ठीक है। और फिर आप देखें यहाँ पे बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन को कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोमिनेंट करने के लिए, वाजे करने के लिए, ताकि लोगों की नज़र उस पर ज़्यादा पड़े, उसको इनलाइन किया है, ठीक है। और फिर ये जो कॉलम्स इंफॉर्मेशन को हमने क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें अब अगर यही चीज़ बगैर ये जो गैप है, ये असल में ये स्पेस है। हम एक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ेंगे, स्पेस, ये स्पेस है, लेकिन ये भी स्पेस एक लाइन की सूरत में, खाली जगह। तो अगर ये ना होती तो ये मुश्किल हो जाता हमारे लिए इसको पढ़ना। तो इस लाइन ने इसको खूबसूरत भी बनाया है और रीडेबल भी बनाया है, इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया है। इसी तरह ये आप देखें, इसमें भी लाइन का इस्तेमाल है। और ये एक डिज़ाइन आप कह लें बनाया गया है डैश्ड लाइन यूज़ करके। सिर्फ लाइंस हैं, लेकिन उससे हमने पूरे पेज का एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है, एक लेआउट पेज का तैयार कर लिया है। सिर्फ लाइंस यूज़ हुई। अब यहाँ पे ये सॉलिड लाइंस हैं, नहीं ये डैश्ड लाइन है शायद, हाँ, और ये भी डैश्ड लाइन है, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, सही है। तो ये थी लाइन। नेक्स्ट है कलर। कलर के बहुत सी स्कीम्स होती हैं कलर की, लेकिन एक में हम इसमें से डिस्कस करते हैं इसमें, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कलर होता क्या है। ये बहुत ही मुश्किल काम है एक नए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कि वो कलर स्कीम कैसी चूज़ करे। जो नए नए ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, इवन मैं खुद भी अभी तक मुझे समझ नहीं आती सही कि कलर कौन सा यूज़ किया जाए। खैर अब तो बहुत सा तजर्बा हो गया है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कुछ अरसे बाद अपना डिज़ाइन देखते हैं ना, तो हंसी आती है कि ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो बहुत अजीब अजीब कलर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता हो, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, शायद आपकी वो गलतियाँ थोड़ी कम हो जाएं। ये कलर व्हील है, ठीक है। इसमें कलर्स किस तरह डिवाइड हुए हैं। इसमें जो बेसिक कलर्स है ना, वो रेड, येलो और ब्लू हैं, ठीक है। ये रेड, येलो, ब्लू कलर मॉडल है जो एडोब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एडोब के सॉफ्टवेयर है ना, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह, उनमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। इस पे 12 कलर्स हैं, और जो इसका ये रेड, येलो, ब्लू, ये इसके बेसिक कलर्स हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर इन्हें कहते हैं, रेड, येलो और ब्लू। अगर आप येलो को और ब्लू को मिक्स करें तो एक कलर बनता है ग्रीन, ठीक है। ये येलो को और ब्लू को मिक्स करें तो ग्रीन बनेगा, येलो को और रेड को मिक्स करें तो
ऑरेंज बनेगा, और रेड को और ब्लू को मिक्स करें तो पर्पल बनेगा। तो ये जो बनने वाले तीन नए कलर्स जो बने ना, इनको कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। यानी प्राइमरी कलर्स को, दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो कलर बनता है वो सेकेंडरी कलर होता है। अच्छा, अब दो एक इकट्ठे आने वाले कलर्स जो है, इन दो कलर्स को मिक्स करेंगे, बीच में जो कलर आएगा वो कौन सा होगा, थोड़ा लाइट ब्लू। इस ब्लू को, और इसके बाद कौन सा था, ये वाला और ये वाला, इसको मिक्स करेंगे तो बीच में ये तो रेड ये ब्लू ऑलरेडी आ रहा है। हाँ, ये रेड और ब्लू यही थे ना, रेड और पर्पल, इनको मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। रेड और ऑरेंज मिक्स करेंगे तो बहरहाल अब ये 12 कलर्स बन जाएंगे। और ये नए बनने वाले 6 कलर्स जो हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम ट्राइटरी कलर्स कहेंगे। ठीक है, इक्वली मिक्सिंग बेस एंड सेकेंडरी कलर्स, बेस और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करने से जो कलर बनेगा उसे हम ट्राइटरी कलर्स कहेंगे। तो ये कलर व्हील है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप इस व्हील में देखें कि इसको अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें ना, बीच में से काट दें, तो इस साइड वाले कलर्स वार्म कलर्स हैं। ठीक है, और दूसरी साइड वाले कलर्स, लेफ्ट साइड वाले कलर्स कूल कलर्स हैं। ठीक है, अब देखें वार्म कलर जो है वो रेड से शुरू होके उसका शेड येलो तक जाता है, और जो दूसरा है उसका शेड ग्रीन से शुरू होके पर्पल तक जाता है। और ये थोड़े, इनको देख के थोड़ा ठंडक का एहसास होता है, थोड़े ठंडे ठंडे रंग है, लेकिन यहाँ पे ज़रा ये गर्मी, वार्म, धूप, आग, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये चीज़ें इसमें जो है ना वो आती हैं। तो अगर आप ने यूज़ करना हो इन कलर्स को, अगर आपने एक कूल डिज़ाइन तैयार करना है तो कूल कलर्स यूज़ करें, अदरवाइज दूसरे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक कलर्स के 3 रूल मैं आपको बताता हूँ जो आपको डिज़ाइनिंग में काम देंगे, मतलब किस तरह के कलर्स आप इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है मोनोक्रोमेटिक कलर्स। मोनोक्रोमेटिक कलर्स हैं एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड। एक कलर जो है वो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है ना, वो लाइट से शुरू होके बहुत ज़्यादा डार्क तक, बीच में बहुत से शेड आते हैं। ठीक है, तो एक ही कलर के शेड, जैसे अब ये ग्रीन है तो ये ग्रीन के ही बहुत से शेड हमारे सामने आ गए हैं। तो एक ही कलर के जो शेड्स होते हैं ना, उन्हें मोनोक्रोमेटिक कलर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ब्लू के शेड्स आ गए, हर कलर के शेड आप ले सकते हैं। तो ये आई कैचिंग होते हैं, आप इनको इकट्ठा एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन कलर्स को मतलब अगर आपने सिंगल कलर डिज़ाइन तैयार करना है प्रेस के लिए या प्रिंटिंग के लिए ना, एक टर्म यूज़ होती है सिंगल कलर, एक होती है डुअल कलर और एक होती है 4 कलर। ठीक है, 1 कलर है, 2 कलर है या 4 कलर है। 1 कलर का रेट अलग होता है, 2 कलर का अलग होता है, 3 कलर का 4 कलर का अलग होता है। 4 कलर मतलब फुल कलर जो होता है। लेकिन ये सिंगल कलर से क्या मुराद है, मोनोक्रोमेटिक कलर। अब सिंगल कलर में आप ये सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ये एक ही कलर के शेड होने के बावजूद ये डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, तो आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं, ये सिंगल कलर डिज़ाइन होगा आपका। ठीक है, हमें अक्सर पता नहीं होता, हम एक ही रंग, मतलब ब्लू, आपने देखे होंगे पोस्टर्स वगैरह जो अक्सर तकसीम कर रहे होते हैं लोग, एक रंग के बने हुए होते हैं, या ब्लू होते हैं या रेड होते हैं या कोई भी ग्रीन कलर होता है, तो एक ही किस्म का रंग होता है। तो आप उसमें ये डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं डिज़ाइन को। इसके बाद है एनालॉगस कलर्स। इनमें ये वो कलर्स हैं जो एक दूसरे के करीब करीब हैं। 3 कलर्स आप कोई भी ले लें, एक दूसरे के करीब करीब जो कलर्स हैं, 3 इकट्ठे कलर्स जो हैं, उनको एनालॉगस कलर्स कहते हैं। ये कुछ 2 एग्जांपल्स इसकी आपको मैंने दिए। ये भी हमेशा इकट्ठे काम करते हैं, मतलब आप इनको यूज़ कर सकते हैं एक ही डिज़ाइन में, और इनमें कंट्रास्ट होता है। इनकी खूबी ये है कि इनमें कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा कंट्रास्ट बना सकते हैं ये डिज़ाइन में। और कंट्रास्ट हम देखेंगे कल के लेक्चर में, ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन के अंदर, कंट्रास्ट होना। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये ऑपोजिट कलर्स ऑफ द व्हील, एक दूसरे के ऑपोजिट कलर्स होते हैं। ये हाई कंट्रास्ट इनमें होता है, इन कलर्स में हाई कंट्रास्ट होता है। आप इनको भी इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट में जब आप डिज़ाइनिंग शुरू करें तो इस व्हील को भी आप अपने सामने रख सकते हैं, इसमें से कलर्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके कलर्स जहन में रख लें आप, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है शेप। शेप क्या होता है? शेप को आप हाइट और विड्थ में मेजर कर सकते हैं। लाइन पे होता है सिर्फ एक साइड पे जा रही होती है, ठीक है। उसकी कोई उसको आप विड्थ नहीं कहेंगे, उसकी थिकनेस होती है, ठीक है। उसकी एक लेंथ ही होती है बाकी। तो शेप को आप हाइट और विड्थ में मेजर कर सकते हैं। अब शेप एक लाइन की सूरत में भी हो सकती है, सॉलिड शेप भी हो सकती है। लाइन है, लाइन मतलब सॉलिड की अपोजिट चीज़ क्या है कि जो बीच में से खाली हो, जो भरी भी होगी, फुल होगी, उसको हम सॉलिड चीज़ कहेंगे। अच्छा, अब ये नेगेटिव स्पेस की सूरत में भी हो सकती है। नेगेटिव स्पेस, ये इसको आप ये समझें कि एक पेज लिया आपने, उस पे उसको बीच में से आपने सर्कल की सूरत में काट दिया। अब वो पेज पे सर्कल तो नहीं बना हुआ ना, लेकिन आपको सर्कल नज़र आ रहा है। उस वो जो स्पेस है ना खाली, वो आपको सर्कल की शेप दिखा रही है। तो ये नेगेटिव स्पेस है बेसिकली। तो जो हिस्सा उसका आपने बीच में से काटा था, वो ये है, सॉलिड सर्कल है। शेप्स जो है फिर उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स वो होती हैं जिनके एंगल्स ख़ास होते हैं, जिनके एंगल्स को आप मेजर कर सकते हैं। उनकी एक ख़ास आप कह लें कि ज्योमेट्री होती है, स्केल उसका ख़ास होता है, ठीक है। ज्योमेट्री की मदद से उसको बना सकते हैं आप, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये कुछ मिसालें इसकी आपके सामने हैं। और एक है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स वो हैं कि जिन जो बेतरतीब शेप्स आप उनको कह लें, उनकी कोई तरतीब होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बेतरतीब हैं, इनके कोई स्केल, कोई एंगल, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब कोई इनकी कोई तरतीब नहीं है। ये ऑर्गेनिक शेप्स हैं। अच्छा, शेप्स तो बेसिकली आप देखें, ये एक स्केयर है, ये 4 स्केयर्स हैं, ठीक है। लेकिन आप अरेंजिंग शेप्स इन अ पर्टिकुलर वे कैन क्रिएट अ डिज़ाइन। आप सिर्फ इन सिंपल शेप्स को एक ख़ास तरतीब से अरेंज करके आप एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। उसकी मिसाल आप देखें, ये 4 स्केयर्स हैं, ठीक है। अगर आप इन स्केयर की तरतीब एक ख़ास तरतीब में इनको रख देना, तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। ये एक लोगो बन गया, दुनिया का मशहूर तरीन लोगो बन गया, ठीक है। और अब बेसिक देखा जाए तो ये क्या चीज़ है, 4 डब्बे ही हैं, सही है। इसी तरह ये हमारे पास सर्कल्स हैं 5, इनको एक ख़ास तरतीब से दें तो रखें तो ये ओलंपिक्स का लोगो बन जाता है, ठीक है। और फिर ये 2 स्क्वायर्स हैं और 3 सर्कल्स हैं, इनको एक ख़ास तरतीब दें तो ये डोमिनोज का लोगो बन जाता है। डोमिनोज आप जानते ही होंगे क्या है, ये पिज़्ज़ा का ब्रांड है, मेरा ख्याल है इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका लोगो है। कुछ दिन पहले पहले तो कभी नहीं देखा था मैंने ये PWD में मैंने इसको देखा है कुछ दिन पहले, शायद नया बना होगा। अच्छा, अब ये इसी तरह शेप्स को यूज़ करके ना कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये आप देख लें कि एक ही शेप है, ये पैटर्न है, सॉरी ये टेक्सचर है। जो पिछली क्लास में बात हुई थी ना टेक्सचर की, ये प्लेन बैकग्राउंड है इसका, ये टेक्सचर बैकग्राउंड है। तो एक ही जैसी शेप को हम रिपीट कर दें अगर किसी भी पेज में, तो वो टेक्सचर बन जाता है। और अगर इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, ये वाली जो शेप है, ये तीसरा जो डिज़ाइन है, ये शेप्स बनी हुई हैं, ये ट्राई एंगल्स है। अगर आप इसको जूम करके देखें, यहाँ पे ये जूम नहीं होगा मेरा ख्याल है, हाँ ये हो रहा है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये ट्राई एंगल्स हैं, छोटी छोटी ट्राई एंगल्स के पीस बने हुए, लेकिन ये पूरे एक बंदे की तस्वीर बनी हुई है।
ठीक है, तो शेप्स को सिर्फ आप यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं सिर्फ शेप्स से, सिंपल शेप्स से। इसके बाद टेक्सचर है। टेक्सचर अभी इसका जिक्र हो चुका है। ये प्लान सरफेस है, ये टेक्सचर है। टेक्सचर आप मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइंस को जब इस्तेमाल करते हैं एक किसी एक लेयर पे, तो वो उसका टेक्सचर बन जाता है। सही। ये भी बिल्डिंग ब्लॉक है। ये मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर्स हैं। कुछ टेक्सचर्स ज्योमेट्रिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। तो अब आपको ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक का पता चल ही गया होगा। अच्छा, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है। ये आप देखें, ये ऑर्गेनिक टेक्सचर है, ये भी ऑर्गेनिक टेक्सचर है। ठीक है। ये ज्योमेट्रिक टेक्सचर है, ये ऑर्गेनिक टेक्सचर है। ठीक है। स्पेस। स्पेस को ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि स्पेस क्या होता है, बेसिकली खाली जगह होती है। लेकिन खाली जगह भी पीछे एक डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म। फॉर्म और शेप में फ़र्क क्या है? फॉर्म 2D होती है और सॉरी शेप 2D है और फॉर्म 3D चीज़ है। 3D ऑब्जेक्ट जो है, 3D शेप आप उसको, 3D ग्राफिक्स आप उसको फॉर्म कहेंगे, और जो 2D है वो शेप। ठीक है। ये इसकी दो मिसालें आपके सामने। अच्छा, आखिरी है जी टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी क्या है? टाइपोलॉजी है कि ऐसी शेप्स या लाइन या कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे जिनका मीनिंग हो, जो हमें मीनिंग दें। अब देखा जाए तो ये क्या है, ये टेक्स्ट तो नहीं है, ये तो शेप्स हैं। ठीक है, या लाइन है या शेप है। तो हम इसको इस तरह अरेंज करें, अगर इसकी तरतीब गड़बड़ हुई है, इसको दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसकी हमेशा सेटिंग करता हूँ हर लेक्चर के स्टार्ट में, लेकिन जब वो प्ले करता हूँ तो डिफरेंट हो जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद वाला क्या है? अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं। ये मैं आपको इसी तरह दिखा देता हूँ। सपोज ये है ना, तो इसको अगर आप, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ। इनमें से दो की डायरेक्शन में चेंज कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था कि आप इन शेप्स को अरेंज करके टेक्स्ट बना सकते हैं, यानी ऐसी इनको इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि ये मीनिंग देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। वो किस तरह? अब देखिए, इसको उठा के इसके अगर करीब लेके आए आप, तो ये हमें अब एक लेटर नज़र आ रहा है। ठीक है। आप इनको करीब ले जाएं, ये भी एक लेटर बन गया। इसको उठा के यहाँ ले आए, ये एन बन गया। ठीक है। इसको उठा के यहाँ ले आए, ये एम बन गया। इसको उठा के यहाँ ले आए, ये डब्ल्यू बन गया। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ बन सकता है? ये एक्स बन गया। ठीक है। तो ये टाइपोलॉजी है, वर्किंग विद टेक्स्ट। आप यानी कि टेक्स्ट को डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन यूज़ करें। एक तो है ना सीधा सीधा टेक्स्ट लिख दिया, तो टेक्स्ट को एज अ डिज़ाइन यूज़ करें आप। उसकी कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ आगे। ये आपको कुछ डिज़ाइन आपके सामने आएंगे, ये चेक करें। ये तो है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, सिंपल टाइपोलॉजी है। यहाँ पे आप देखें कि टेक्स्ट को एज अ डिज़ाइन यूज़ किया गया है। आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन टाइप इसमें हमें एज अ डिज़ाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये ब्लॉक है, और ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये भी टेक्स्ट एज अ डिज़ाइन है, टाइपोलॉजी है। शुरू में हमने एक डिज़ाइन देखा था, वो जो पता नहीं क्या फ्रेज था, मुझे भूल गया। तो ये टाइपोलॉजी है। ठीक है। ये इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये टेक्स्ट का टेक्सचर बना हुआ है टेक्स्ट से, और ये भी टेक्स्ट यूज़ करके एक शेप बनी हुई है, एक बंदे की शक्ल नज़र आ रही है।
और ये भी एक डिज़ाइन है, एक आप कह लें कि पोस्टर है बहुत सिंपल सा। इसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों चीज़ें यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो ये है टाइपोलॉजी, और ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे बिल्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, जो हमने पहले लेक्चर में देखे थे ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। और ये जब लेक्चर पूरे होंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन दूंगा जो नए नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने बनाए होंगे, तो आप उनमें से गलतियां निकालने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आप बताएंगे कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, और मुझे फिर जब आप डिज़ाइन शुरू करेंगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे। तो इन 3 लेक्चर्स का ये असल में फ़ायदा है। ठीक है जी, कोई बात आप पूछना चाहें इसमें तो पूछ सकते हैं।